हे एवरीवन। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है चैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर, या फिर आप बोल सकते हैं इसको चैल्कोलिथिक कल्चर। ओके। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे जो स्टोन एज हमारा था अनसेंट का। सो ये अनसेंट का ही सीरीज चल रहा है। यहाँ पे आपको ए टू जेड पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आर एस शर्मा का मिल जाएगा। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच सके। सो डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को, जो कि है चैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर या चैल्कोलिथिक कल्चर। जब न्योलिथिक पीरियड का एंड हो रहा था, जब वो खत्म हो रहा था, उसी टाइम पे उसी कंटेम्प्ररी पीरियड में मेटल का यूज होना शुरू हो गया था। एंड जो पहला मेटल था उसी टाइम में जो यूज हो रहा था वो था कपर। ओके। सेवरल कल्चर्स जो थे वो स्टोन एंड कपर को मिला के ही कल्चर उनका डेवलप हुआ था। सो चैल्कोलिथिक उसी को ही बोला जाता है। सो चैल्कोलिथिक का मतलब क्या है? स्टोन एंड कपर को मिला के जो उसी टाइम फ्रेम में जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बने थे उसी को ही चैल्कोलिथिक कल्चर बोला जाता था। ओके। सो इसी चैल्कोलिथिक पीरियड न्यूलिथिक के बाद आया था। बट बहुत सारी इंडिया की जगह में ये जो चैल्कोलिथिक पीरियड था वो ब्रोंज एज के बाद आया था। जो ब्रोंज हड़प्पन एज था उसके बाद आया था। एंड बहुत सारी जगह में ये जो कपर के साथ साथ भी लो ग्रेडेड ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाता था चैल्कोलिथिक कल्चर में। तो ये था कुछ डिस्कशन अबाउट द चैल्कोलिथिक कल्चर में। अभी हम देखेंगे कि इंडिया के कहाँ कहाँ पे चैल्कोलिथिक कल्चर का शुरुआत या प्रूव मिला है, एक्सकैवेशन हुआ है। ओके। सो वो प्लेसेस कौन सा है? एक है साउथ ईस्ट राजस्थान, एक है वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एक है वेस्टर्न महाराष्ट्र, देन सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। प्लीज आप इसको नोट करते जाइए। जो प्लेसेस जहाँ पे चैल्कोलिथिक कल्चर का प्रूफ मिला है वो इन्हीं जगहों पे मिला है। एक साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। साउथ ईस्ट राजस्थान में कहाँ कहाँ पे मिला है? ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन में ये आ सकता है। जैसे आपका ये एक प्लेस दे देगा, एक साइट दे देगा, ये कहाँ पे है, स्टेट के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है। सो अहर एंड गिलुंद जो कि साउथ ईस्ट राजस्थान में है। सो ये दो साइट है साउथ ईस्ट राजस्थान में। देन हम देखेंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में एक है मालवा, एक है कयाथा एंड एक है ईरन। ओके। सो मालवा, कयाथा एंड ईरन जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। उसमें से जो मालवा का सेरामिक्स था, मालवा का जो चैल्कोलिथिक सेरामिक्स बनाया जाता था वो सबसे बेस्ट था इनमें से। ओके। सो मालवा इज कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट अमंग द चैल्कोलिथिक सेरामिक्स। नाउ हम देखेंगे कि वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सकावेशन हुआ था। एक्सकावेशन मतलब खुदाई, जो प्रूफ के लिए खोदा जाता है उसका मोस्ट एक्सपेंसिव हुआ था वेस्टर्न महाराष्ट्र में। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन सा साइट था? अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पे चरुए, नेवासा एंड दाइमाबाद। ओके। प्लीज नोट इट डाउन। साइट्स कौन से हैं? जरुए, नेवासा एंड दाइमाबाद। जरुए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर, हम आगे पढ़ेंगे। ओके। देन पुणे में चंदोली, सोनगांव एंड इनाम गांव। प्लीज आप इसको लिख दे, नोट बना दे। एंड प्रकाश एंड नासिक। ओके। ये चारों जगह हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। ओके। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अहमदनगर में चरुए, नेवासा, दाइमाबाद, पुणे में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, देन प्रकाश, देन नासिक। दे ऑल बिलोंग टू द जरुए कल्चर। जो सभी का सभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में था वो सभी जरुए कल्चर से आया था। जरुए कल्चर महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जरुए कल्चर। बट हालांकि जरुए कल्चर को रूरल माना जाता है, बट सम ऑफ द सेटलमेंट्स लाइक इनामगांव एंड दाइमाबाद हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द अर्बन स्टेट। थोड़ा सा उनका डेवलपमेंट हो गया था। और भी जो चैल्कोलिथिक साइट्स है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, हम अभी देखेंगे ईस्टर्न पार्ट को। ईस्टर्न इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे दो डिस्ट्रिक्ट को, एक है बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एंड एक है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पांडु राजा थी भी, ये
आप नोट करेंगे पांडु राजा थीबी, एक राजा थे पांडु करके, उनको रहने का जगह को उसी के हिसाब से इसको पांडु राजा थीबी बोला जाता है, जो कि है वेस्ट बंगाल का बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, एंड एक है महिषदाल इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। देन बिहार में सेन्नूर, सोनपुर, तारादी। देन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में खिराड़ी एंड नरहन जो प्लेस है वो मिला जाता है। सो ये था हमारा ईस्ट इंडिया। एंड जो ईस्टर्न इंडिया के इनहेबिटेंट्स थे वो यूज करते थे टिनी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को, जैसे कि आप ब्लेड्स बोल सकते हैं, ब्लेडलेट्स बोल सकते हैं, वो छोटा छोटा जो मिनिएचर टूल्स होता है उसी को यूज करते थे यहाँ के लोग, यहाँ के इनहेबिटेंट्स। इन मेनी प्लेसेस ऑफ साउथ इंडिया the stone blade industry flourished and the stone axes continued to be used. बहुत सारे जगह में stone blade industry का शुरुआत हुआ था और जो stone axes था उसको भी यूज किया जा रहा था। देन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ प्लेसेस के बारे में जो कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स माना जाता है चैल्कोलिथिक साइट्स का। ओके, वो कौन कौन सा है? एक है अहर, एक है गिलुंद, एंड आगे जो है हम देखेंगे। सो अहर एंड गिलुंद जो प्लेस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो बानस रिवर का ड्राई रीजन में, बानस रिवर जो राजस्थान में है उसका ड्राई रीजन में मिलता है ये अहर एंड गिलुंद। यहाँ पे जो लोग थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, वो माइक्रोलिथ्स का यूज नहीं करते थे। हम जो देखे थे कि न्योलिथिक कल्चर में माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल का स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो अहर राजस्थान में चैल्कोलिथिक कल्चर था वहां पे माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल नहीं था। बहुत सारे स्टोन को मिला के वो नहीं करते थे, बट मोनोलिथिक कल्चर था यहाँ पे जो स्टोन एक्सेस ब्लेड्स वो नहीं मिलता था, वो आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। कॉपर वाज लोकली अवेलेबल था। पीपल ऑफ अहर प्रैक्टिस्ड स्मेल्टिंग मेटलर्जी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एंड इसीलिए ही जो इसका रिलेशनशिप था कॉपर बनाने के साथ बहुत ही लोगों को सब पता था। इसकी वजह से ही जो अहर राजस्थान में है उसको तंबावती बोला जाता है। प्लीज नोट इट डाउन, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि तंबावती किससे रिलेटेड है, कौन से साइट से रिलेटेड है। तो आपको नोट करना है कि तंबावती किस लिए अहर को दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे वो बहुत पहले से ही स्मेल्टिंग मेटलर्जी का उनका नॉलेज था, बहुत पहले से ही कॉपर का प्रैक्टिस हो रहा था। देन हम बात करेंगे गिलुंद के बारे में। गिलुंद इज कंसिडर्ड ए रीजनल सेंटर ऑफ द अहर कल्चर। जो अहर कल्चर था यहाँ पे जो हम डिस्कस किए थे उसका एक रीजनल सेंटर था गिलुंद। ओके, गिलुंद में ओनली फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉपर ही मिलता था एंड स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिलता था। देन क्या बता रहे हैं, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में हम साइट्स पढ़े थे जरवे एंड चंदोली, वहां पे फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस मिला जाता है। कॉपर एक्सेस क्या होता है? ये होता है। ओके, इसी तरीके से जो फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस वो मिला था कहाँ पे? जरवे एंड चंदोली ऑफ महाराष्ट्र। देन कॉपर चिजल्स अपीयर्ड एट चंदोली। ये जो दिख रहे हैं ये दोनों, इसको बोला जाता है चीजल। ओके, इनको इनकी मदद से कुछ बनाया जाता था। सो ये अपीयर हुआ था चंदोली। ओके, चंदोली में वो मिला था। देन हम थोड़ा सा इसका आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ भी हमारा जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। सो इसको मिस ना करते हुए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स आपका है यहाँ पे हम देख लेंगे। चैल्कोलिथिक पीरियड में जो लोग थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरी का इस्तेमाल करते थे। वो उनमें से जो फेमस है वो है ब्लैक रेड पॉटरी। आप यहाँ पे देख सकते हो इसको। यहाँ पे रेड कलर का जो कॉपर को डिनोट करता है एंड ब्लैक कलर का यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लीनियर अरेंजमेंट से। ये वाइडली प्रिविलेंट थे फ्रॉम अबाउट 2000 BC ऑनवर्ड्स। ओके, ये जो इस टाइप का जो कल्चर आया था वो 2000 BC के बाद में आया था। ओकेजनली पेंटेड विथ व्हाइट लिनियर डिजाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो। कभी कभी ब्लैक लिनियर डिजाइन में पेंट किया जाता था, कभी कभी व्हाइट लिनियर डिजाइन में पेंट किया जाता था। ये कहाँ कहाँ पे मिलता था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में। ये मतलब कौन सा? ये ओकेजनली जो फाउंड होता था व्हाइट लिनियर, इसी का बात कर रहा है। ये
कहाँ पे मिलता था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मिलता था। दिन क्या बताता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में 3 तरीके से कुछ डिस्टिंक्टिव आर्ट्स मिलता था, कुछ डिस्टिंक्टिव कल्चर्स, कुछ डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स मिला था। वो क्या क्या था? चैनल, स्पाउटेड पॉट्स, डिशेस एंड स्टैंड, बाउल्स एंड स्टैंड। इसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, या इसको बोला जाता है चैनल स्पाउटेड पॉट्स एंड इसको बोला जाता है डिशेस ऑन स्टैंड। एक स्टैंड टाइप का एक होता था यहाँ पे, उसके ऊपर आपका खाना रख के खाया जाता था। एंड यहाँ पे बाउल्स एंड स्टैंड्स, एक बाउल रखने के लिए एक स्टैंड। ओके, सो इसी तरीके से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार के लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने के लिए क्या है, जो ब्लैक रेड पटरी देखा जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, उसको पेंट किया गया था। बट जो ब्लैक रेड पटरी दिखा जाता था ईस्टर्न इंडिया में, उसको पेंट नहीं किया गया था। सो इट वुड बी रॉन्ग टू स्टेट दैट ऑल द पीपल्स बिलोंगिंग टू ब्लैक रेड पटरी possessed द सेम कल्चर। ऐसे नहीं बोला जा सकता है कि जो भी जितने भी इंडिया में ब्लैक रेड पटरी का कल्चर था वो सेम ही कल्चर लेके चल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में क्या होता था, जो भी चैल्कोलिथिक पीरियड में लोग रहा करते थे, जैसे कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र, वो एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे एंड प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर। वो काउस रखते थे, सीप्स रखते थे, गोट्स रखते थे, पिग्स रखते थे, वो फॉलोअर्स रखते थे, हंट करते थे डियर को। रिमेन्स ऑफ द कैमल हैव बीन आल्सो फाउंड, जो कैमल का रिमेन्स वो भी मिला था। अभी हम देखते हैं कि ये कौन से जो फसल उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो ये प्रोड्यूस करते हैं व्हीट, बाजरा, राइस, पल्सेस सच एज लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम्स, ग्रीन ग्राम्स एंड ग्रास पी। ओके, ग्रास पी मतलब जो घास मटर करके कुछ होता है, उसको भी वो उगाते थे। All of these food grains have been found at नप्तादोली, जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ पे वो सभी ये जो फसल का नाम हमने डिस्कस किया है वो नप्तादोली में मिला था। Then these peoples were produced bear and linseed। बेर ये होता है, इसको ही बेर बोला जाता है। एंड linseed, linseed मतलब अलसी पेड़ का बीज को बोला जाता है linseed। ईस्टर्न इंडिया में क्या हुआ था, फिश हुक का प्रूफ मिला है। ओके, जो वहाँ पे जो एक्सकेवेशन हुआ था वहाँ पे फिश हुक का प्रूफ मिला था एंड वहाँ पे राइस भी उगाया जाता था। सो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे राइस एंड फिश जो कि एक मेन फूड सिस्टम होता होगा ईस्टर्न इंडिया में। देन उनका हाउसेस कैसा था? देयर हाउसेस generally acquainted with the bone bricks which are rarely used in Gilund। जो गिलुंद था, अहर एंड गिलुंद, जो अहर का एक रीजनल सेंटर था, वहाँ पे वो ही मिलता था मड ब्रिक्स का। Occasionally their houses were made of mud bricks but mostly they are constructed with wattle and daub। wattle and daub क्या होता है? ये इस तरीके से होता है, जैसे आप देखे होंगे रूरल इंडिया में इस तरह का हाउस अभी भी पाया जाता है। इसी तरीके से चैल्कोलिथिक एजेस में भी इसी तरीके से के घर बनाया जाता था। एंड सीम टू हैव बीन थैच्ड हाउसेस। थैच्ड हाउसेस मतलब इसी सब घर का ऊपर में एक रूफ टाइप का स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे जो घास फूस का जो होता है उसी से ही रूफ बनाया जाएगा, उसको थैच्ड हाउस बोला जाता है। सो अभी इसी टाइप का जो रूरल इंडिया में मिलता है, इसी टाइप का ही हाउसिंग स्ट्रक्चर था चैल्कोलिथिक पीरियड में। जो अहर के पीपल थे वो रहते थे स्टोन बिल्ड हाउस में। जो अभी तक 200 जरवे साइट्स मिला है, उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है वो है दाइमाबाद। ओके, दाइमाबाद में कैसे हाउसिंग पैटर्न था? मड वॉल हैविंग स्टोन, रबर बशन, इसको बोला जाता है रबर बशन। इसी तरीके से वॉल टाइप का जो हाउसिंग स्ट्रक्चर था वो पाया जाता था दाइमाबाद में। एंड जो दाइमाबाद में बहुत सारे ब्रोंज कोड्स पे मिला है। ओके, जो कि एक टाइप का आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस था हड़प्पन कल्चर से। देन हम डिस्कस करेंगे इनाम गांव के ऊपर। इनाम गांव में लार्ज मड हाउस का प्रूफ मिलता है विथ ओवन एंड सर्कुलर पीट हाउसेस हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड। इसी टाइप का घर जो यहाँ पे आप देख सकते हो, बीच में एक ओवन टाइप का कुछ खाने बनाया जाने का जैसे एरिया होता है, वहाँ पे कुछ होता होगा। ये इसी टाइप का हाउसेस मिलता था इनाम गांव में, जो कि महाराष्ट्र में है।
देन इन द लैटर फेज जो 1300 से 1000 बिफोर कॉमन एरा के बात करेंगे अगर हम, वहाँ पे हाउसेस विथ 5 रूम्स का हाउसेस मिलता था, जिनमें से 4 रेक्टेंगुलर होता था एंड एक सर्कुलर होता था। जो सर्कुलर होता था, सर्कुलर हाउस जो था वो लोकेट किया जाता था सेंटर में, एंड उसी के पास में ही एक ग्रानरी उसको रखा जाता था। Inamgaon was a large Chalcolithic settlement. It shows more than 100 houses and numerous burials. अभी हम देखेंगे वो जो ब्यूरल प्रैक्टिस किया जाता था चैल्कोलिथिक साइट्स में, वो कैसे किया जाता था। इन महाराष्ट्र पीपल buried their dead in urns under the floor. यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर द फ्लोर में उनको, उनके डेड बॉडी को बरी किया जाता था। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में जो डेड बॉडी होता था उनको बरी किया जाता था। डिड नॉट यूज सेपरेट सिमेट्रीज लाइक हरप्पन में जैसे सेपरेट सिमेट्रीज था, कुछ डायरेक्शन, कुछ ऐसे बनाया जाएगा वैसे बनाया जाएगा, कुछ जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन था, उसी टाइप का कुछ महाराष्ट्र में जो बरियल प्रैक्टिस था उसी में कुछ रूल रेगुलेशन सिमेट्री को लेके नहीं था। देन जो नेक्स्ट पार्ट बताता है वो भी आपका एक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होगा। वो बात करता है कि टेराकोटा फिगर्स के बारे में। सो जो टेराकोटा फिगर्स ऑफ विमेन जो अभी हमको इंडिकेट करता है कि उस टाइम पे भी एक मदर गॉडेस करके एक फिगर रहा होगा और उनको लोग पूजा करते होंगे। And a figure of mother goddess similar to that found in Western Asia have been found in Inamgaon. एक मदर गॉडेस का स्ट्रक्चर जो कि वेस्टर्न एशिया में पाया गया था, वो सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर भी इनाम गांव में पाया गया था। देन जो नेक्स्ट बात करता है, मालवा राजस्थान में स्टाइलाइज्ड टेराकोटा का यूज किया जाता था, एंड वहाँ पे एक बुल का यूज किया जाता था जो कि हो सकता है एक सिंबल होगा रिलीजियस कल्ट का। Okay, then the next settlement pattern and burial practices suggests the beginning of social inequalities in Chalcolithic societies. जो burial practice थे वो कैसे Chalcolithic culture में जो societies में कैसे inequalities था उसको दर्शाता है। For example, in Jarwe, evidence of settlement hierarchy was found. जो जरूरी कल्चर हम पढ़े थे, महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट कल्चर था, वहाँ पे एक हायरार्की जैसे सिस्टम भी पाया जाता था। कुछ सेटलमेंट बहुत ही बड़ा होता था जैसे 20 हेक्टर्स, while some settlement only 5 हेक्टर्स और उससे भी लेस देन का होता था। सो इसी तरह से कुछ इनइक्वालिटीज होता होगा उस चैल्कोलिथिक सोसाइटीज में। सो चैल्कोलिथिक सोसाइटीज से ही हमारा जो सोशल इनइक्वालिटीज एंड हायरार्की सिस्टम का शुरुआत हो गया था। एक इम्पोर्टेंट साइट है गणेश्वर, जो कि लोकेटेड है क्लोज टू द रिच कोल माइन ऑफ खेत्री राजस्थान। यहाँ पे जो गणेश्वर में, यहाँ पे आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो है ओसीपी, ओक्रे कलर्ड पटरी। ओक्रे कलर्ड पटरी मिला था गणेश्वर में। इट इज रेड वेयर पेंटेड इन ब्लैक। एक रेड टाइप का कुछ चीजें होगा और उनमें ब्लैक में पेंट किया जाएगा। ये जो ओसीपी है हम बाद में देखेंगे वो क्या होता है। उसके पहले थोड़ा गणेश्वर के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। गणेश्वर क्रिएटेड करता था मैच्योर हड़प्पन कल्चर। गणेश्वर के पीपल पार्टली लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर बट देयर प्रिंसिपल एक्ट वाज मैन्युफैक्चर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। वो पार्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनका जो प्रिंसिपल प्राइमरी एक्टिविटीज था वो था कॉपर के ऑब्जेक्ट्स बनाना। Okay, with microliths and other stone tools, much of the Ganeshwar can be regarded as pre-Harappan Chalcolithic culture. जो भी उनका माइक्रोलिथ्स का यूज और उनका जो स्टोन टूल्स था, वहाँ पे हम देख के बोल सकते हैं कि ये एक प्री हरप्पन चैल्कोलिथिक कल्चर था। चैल्कोलिथिक सेटलमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हरप्पन कल्चर। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो चैल्कोलिथिक पीरियड को डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हरप्पन कल्चर। देयर आर सेवरल सीरीज ऑफ हरप्पन कल्चर। हरप्पन कल्चर को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं कि जो हरप्पन कल्चर था उसको कुछ सेवरल सीरीज में हम डिवाइड करेंगे अगर, तो वो क्या होगा। एक तो होगा प्री हरप्पन कल्चर, एक होगा कंटेम्प्रेरी हरप्पन कल्चर एंड एक होगा पोस्ट हरप्पन कल्चर। प्री हरप्पन कल्चर में जो साइट्स होता था
वो क्या था, एक था कालीबंगन, एक था बनवाली, एक था कोटदीजी। कालीबंगन जो थे वो था राजस्थान में, बनवाली जो था वो था हरियाणा में, एंड कोटदीजी जो था वो पाकिस्तान में था। एंड जो कंटेम्प्ररी हड़प्पन्स में एक था कयाथा कल्चर, एंड पोस्ट हड़प्पन्स में ऑल ऑफ द अबव हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट हड़प्पन। जो भी अभी हम डिस्कस किए, कालीबंगन, बनवाली, कोटदीजी एंड कयाथा, ये इन सब में से ही पोस्ट हड़प्पन इन्फ्लुएंस आ गया था। देखो यहाँ पे कुछ बोला जाता है कि कुछ साइट्स है जो चाल्कोलिथिक साइट्स है वो इन तीनों हड़प्पन साइट से रिलेट करता है, बट कुछ ऐसे भी साइट्स थे चाल्कोलिथिक पीरियड में जो कि हड़प्पन कल्चर से मैच ही नहीं करते थे, वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थे। वो कौन कौन थे, एक था नप्तादोली, एक था ईरान। ये ईरान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, वो ईरान ERAAN होता है, जो कि एक कंट्री होता है। ये ईरान मध्य प्रदेश का एक साइट है। एंड नगाड़ और नॉन हड़प्पन्स, इनका कुछ हड़प्पन्स के साथ कुछ सिमिलरिटीज नहीं था। ओके, सिमिलरली जरुई कल्चर्स टू, जरुई कल्चर भी नॉन हड़प्पन्स था, उनमें कोई भी हड़प्पन इन्फ्लुएंस नहीं था। इन साउथ ईस्टर्न इंडिया ऑल्सो चाल्कोलिथिक पीरियड existed independently of the हड़प्पन कल्चर। जो साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में था वहां पे जो चाल्कोलिथिक पीरियड था वो भी इंडिपेंडेंट था हड़प्पन कल्चर से। जैसे कि साउथ इंडिया में जो चाल्कोलिथिक पीरियड था, जो चाल्कोलिथिक कल्चर था, वो एक टाइप का कंटिन्यूएशन था नियोलिथिक सेटलमेंट का। एंड जो विंध्या था, विंध्या में दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द हड़प्पन कल्चर। Chalcolithic period in India disappeared by 1200 BC. Only the Jarui culture continued till the 700 BC. जो चाल्कोलिथिक पीरियड था इंडिया में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था 1200 BC के आते आते, बट जो जारुई कल्चर था वो बहुत ही ज्यादा साल, लगभग 500 साल एग्जिस्ट कंटिन्यू किया था इंडिया में। However, Chalcolithic period was immediately followed up by Iron Age. कुछ गैप नहीं रहा उसमें। Chalcolithic खत्म हुआ, उसके बाद Iron Age स्टार्ट हो गया without any gap. And similarly, साउथ इंडिया में क्या हुआ था, Chalcolithic कल्चर जब एंड हुआ था वहां पे मेगालिथिक कल्चर का शुरुआत हो गया था। नाउ हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द Chalcolithic फेज, क्या क्या हुआ था Chalcolithic फेजेस के साथ और क्या क्या चीजें जुड़ा हुआ है। सो जो फर्स्ट पॉइंट बताता है कि चाल्कोलिथिक एरिया एक्सपांडेड थ्रूआउट द कंट्री एक्सेप्ट द अलुवियल रीजन एंड द थिक फॉरेस्ट। जो कंट्री में अलुवियल रीजन था एंड जहाँ पे थिक फॉरेस्ट था वहाँ पे चाल्कोलिथिक कल्चर स्टार्ट नहीं हुआ। पीपल सेटल्ड मोस्टली नियर हिल्स एंड मोस्टली फाउंड इन द रूरल सेटलमेंट्स। जो भी लोग थे वो हिली एरिया में रहा करते थे एंड मोस्टली रूरल सेटलमेंट में रहा करते थे। People used microlith tools of stones and coppers. They knew all art of smelting. जो भी smelting का आर्ट था वो सब जानते थे। Smelting मतलब क्या, जो मेटल को गर्म करके उसमें पिघलाते हुए कुछ काम करते थे, वो उसका नॉलेज सबको था। ओके, वो यूज करते थे पेंटेड पॉटरी एंड उनमें से मेजोरिटी यूज करते थे ब्लैक एंड रेड पॉट्स। जो हम जो पहले देखे ब्लैक एंड रेड पॉट्स को यूज करते थे। ओके, जब भी वो पॉट्स बनाते थे। These pots were used for cooking, storing drinks and eating. Use of lota and thali is also seen in that period. At some phase where Neolithic phase transferred to the Chalcolithic period, it was called Neolithic Chalcolithic period. Okay, then Chalcolithic people are colonizers. वे कॉलोनी बना के रहते थे। जो इनके पहले वाले लोग थे वो इतना कॉलोनी नहीं बनाते थे, ये कॉलोनी बना के रहते थे। In peninsular India, there was large village and there was large amount of cereals cultivation was seen also. जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे गांव का प्रूफ मिला है एंड वो जो लोग थे पेनिनसुलर इंडिया का वो बहुत लार्ज अमाउंट में सीरियल का कल्टीवेशन करते थे। जो अनाज होता था उसका कल्टीवेशन करते थे। सो वो क्या क्या कल्टीवेट करते थे, वो था बार्ली, व्हीट, लेंटिल्स एंड राइस। लेंटिल्स मतलब क्या होता है, मसूर दाल, इसका कल्टीवेशन करते थे। फिश एंड राइस वर द इम्पोर्टेंट फूड ऑफ द ईस्टर्न चाल्कोलिथिक पीपल। आपको ये हमेशा पता होगा कि वेस्ट बंगाल के साथ फिश का एक अजब सा लिंक है। ओके,
तो इसको आप लिंक कर सकते हैं चैल्कोलिथिक टाइम की तरफ कि आप उसी टाइम से ही फिश एंड राइस वर द इम्पोर्टेंट फूड फॉर द ईस्टर्न चैल्कोलिथिक पीपल. People from Kayatha, Inamgaon, Iran were well settled, while people from Pandi Rajar, Dhibi and Chiran were poor. जो कायाथा, इनामगांव, ईरान जैसे साइड में जो लोग थे वो वेल सेटल्ड थे, बट जो पांडी राजर देवी जो कि बर्धवान डिस्ट्रिक्ट में था एंड जो चिरान था वो लोग पुअर थे, बहुत गरीब थे. जो बरियल प्रैक्टिस था महाराष्ट्र में, हम जो पहले पढ़े थे बरियल प्रैक्टिस कैसे हुआ करता था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में महाराष्ट्र में, एंड वही बरियल प्रैक्टिस हम जब देखेंगे साउथ में चैल्कोलिथिक पीपल का, उनका जो डायरेक्शन होता था वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता था. वेस्ट इंडिया में होता था एक्सटेंडेड बरियल एंड ईस्ट इंडिया में होता था फ्रैक्शनल बरियल. देन जो नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या था इसी चैल्कोलिथिक पीरियड का, हम अभी इंपॉर्टेंस देखें. अभी थोड़ा सा लिमिटेशन की बात करेंगे कि क्या क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट्स था. They could not make the full use of their domesticated animals. जो भी उनके पास domesticated animals थे वो उनका full use नहीं कर पाए. वो उनको खाने के लिए तो यूज करते थे, उनका स्लेटर तो करते थे, बट उनमें जो मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट जैसे इस्तेमाल उनको नहीं आता था. They couldn't make the full use of their domesticated animals. They used them only for food, not for the milk and dairy product. They didn't डू मच ऑफ कल्टिवेशन. वो बहुत ज़्यादा ही कल्टिवेशन नहीं करते थे, वो उनका प्राइमरी एक्टिविटी था कपर के साथ काम करना. दे लिव्ड इन ब्लैक कटन सॉइल एरियाज व्हिच रिक्वायर आयरन टूल्स फॉर देयर कल्टिवेशन. वो ब्लैक कटन सॉइल एरिया में रहा करते थे जिनको खोदने के लिए आयरन चाहिए, बट आयरन उसी टाइम में नहीं निकला था, आयरन एज नहीं आया था. सो देयर आर नो ट्रैक्स ऑफ प्लॉ और हॉ, उसका प्रूफ ही नहीं मिला. सो इसीलिए वो ज़्यादा कल्टिवेशन, ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते थे. ट्रेसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बरीड व्हिच इंडिकेट्स लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स. बहुत सारे बच्चों का बरियल भी मिला है, बहुत सारे बच्चों का स्केलेटन मिला है चैल्कोलिथिक पीरियड का. सो ये एक टाइप का इंडिकेट करता है न्यूट्रिशन का कमी या न्यूट्रिशन का प्रॉपर नॉलेज नहीं था उनके पास. एंड हो सकता है जैसे आज का कोविड चल रहा है, इसी तरह से कुछ एपिडेमिक भी उस टाइम पे आउटब्रेक हुआ होगा. पीपल हैड नो नॉलेज अबाउट मिक्सिंग टू मेटल्स. उनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं था कि कैसे दो मेटल को मिक्स किया जाए. एक ही वो कपर को लेके ही इक्विपमेंट एंड टूल्स बनाते जाते थे. जो कपर था उसका खुद का ही लिमिटेशन था एंड उसका जो सप्लाई था वो भी बहुत कम था. देन उनके पास कोई आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था, सो वो कुछ भी बेनिफिट नहीं ले पाए. जो इंडस पीपल थे, थोड़ा सा जो डेवलप्ड पीपल थे इंडस वैली का, उनमें से कुछ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं पाए क्योंकि उनको आर्ट ही नहीं पता था राइटिंग का, पढ़ाई लिखाई ही नहीं करते थे वो. ओके, देन जो हम देखेंगे कि क्या क्या मिला है हमको कपर एज से, क्या क्या मिला है हमको चैल्कोलिथिक पीरियड से आज तक प्रूफ एक्सकेवेशन करके हमको क्या क्या मिला है और कहां से क्या क्या मिला है. ओके, मोर देन 40 copper hoards consisting rings, swords, spearheads and human like figures have been found out from West Bengal, Odisha to Gujarat, Haryana in the west. जो ईस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा टू गुजरात एंड हरियाणा इन द वेस्ट. यहाँ पे जो देख रहे हो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, जो डायग्राम मैंने दिया हुआ है, जो एक आर्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो एक रिंग टाइप का फीचर, यहाँ पे एक ह्यूमन टाइप का फीचर है, यहाँ पे स्पीयर हेड से. ओके, सो इसी टाइप का फीचर्स कहाँ पे मिलता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जो कि ईस्ट में है एंड गुजरात, हरियाणा वेस्ट. देन नॉर्थ में उत्तर प्रदेश टू साउथ में आंध्र प्रदेश में इसी टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है. लार्जेस्ट होर्स कहाँ पे मिला था? गुंगे एरिया में मिला था, जो कि कंटेन करता है 424 कपर टूल्स को. प्लीज इसको नोट करते हुए जाना. गुंगे एरिया में लार्ज कपर होर्स मिला था. 102 थिन शीट्स ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स भी वहां पे था गुंगे एरिया में जो मिला था. हाफ ऑफ द कपर होर्स आर कंसंट्रेटेड इन द गंगा यमुना दोआब में भी कुछ बहुत सारे कपर होर्स में कंसंट्रेटेड है. नेक्स्ट क्या है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ एक्सकैवेशन से कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिला है जिसका सिमिलरिटी मिलता है ओसी पीस से.
ओसीपी मतलब ओकरे कलर पॉट्स जो हम पहले देखे थे, उसी से ही मिलता जुलता है। स्ट्रे बेक्ड ब्रिक फ्रैगमेंट्स, जो मिट्टी का फ्रैगमेंट्स होता है, ईंट का फ्रैगमेंट्स होता है, वो भी मिलता है। एंड स्टोन टूल्स भी मिलता है दोआब रीजन में। दोआब मतलब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, दो रिवर का जो प्लेन एरिया होता है बीच का, वहाँ पे स्टोन टूल मिलता है। एंड स्ट्रे बेक्ड ब्रिक फ्रैगमेंट्स भी मिलता है, जो ईंट्स का फ्रैगमेंट होते थे वो भी मिलता है। ये सब क्या सजेस्ट करता था, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। जो कॉपर हॉर्स ये सब रखते थे, वो एक टाइप का रिच लाइफ या फिर एक टाइप का सेटल्ड लाइफ जीते थे। एंड वेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक एग्रीकल्चरलिस्ट एंड आर्टिसन भी थे टू सेटल इन ए गुड पोर्शन ऑफ द दोआब रीजन। मोस्ट ओसीपी साइट्स वेर फाउंड इन द अपर पोर्शन ऑफ द दोआब। जो दोआब रीजन का अपर पोर्शन है, वहां पे बहुत ही ओसीपी साइट्स का प्रूफ मिला है। Stray copper hoards were found in the plateau areas in Bihar and other regions. बहुत सारे कॉपर बेल्ट खेतरी जोन राजस्थान में भी मिला है। नाउ अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओसीपी पीपल के बारे में। जो ओसीपी कल्चर से जुड़े हुए थे, जो पीपल जुड़े हुए थे, वो थे जूनियर कंटेम्पररीज ऑफ हड़प्पन्स। एंड द एरिया ऑफ ओसीपी वेयर दे लिव्ड वाज नॉट फार फ्रॉम दैट ऑफ द हड़प्पन्स। जो ओसीपी लोग थे वो जूनियर कंटेम्पररीज थे हड़प्पन का। एंड जहाँ पे वो रहा करते थे, जहाँ पे वो कल्चर होता था, जो ओसीपी कल्चर, जो ओकरे कलर पॉटरी का कल्चर होता था, वो फार नहीं था हड़प्पन से, वो दूर नहीं था। हड़प्पन जहाँ रहते थे, ये जहाँ रहते थे, वो दूर दूर नहीं था। सो इसका एक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, मे बी सम काइंड ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन ओसीपी पीपल एंड द ब्रोंज यूजिंग हड़प्पन पीपल आल्सो। सो एक टाइप का गिव एंड टेक रिलेशन चलता रहा होगा ओसीपी पीपल एंड ब्रोंज यूजिंग हड़प्पन पीपल्स के बीच में। सो ये ओसीपी को आप एक तरह से ट्रांजिशन कल्चर बोल सकते हो, चाल्कोलिथिक एंड जो ब्रोंज हड़प्पन के बीच में, उन्हीं के बीच में तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता था ना। सो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर यहाँ तक आप देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कैसा करने से वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। आपका जो भी आपका आइडिया है मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।